नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो पे बात किया था कि अगर हमारे प्लांट में ब्लैकआउट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या-क्या करना चाहिए। और उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते-करते हम पहुँच चुके थे टरबाइन एंड बॉयलर के स्टार्टअप प्रोसीजर पे। तो आज हम अपना वीडियो उसी पॉइंट से, उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा टरबाइन का जो स्टार्टअप प्रोसीजर होता है, उसे हम कैसे करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने एक डायग्राम अपने बोर्ड पे बना रखा है। टरबाइन के स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि टरबाइन का हमारा केसिंग टेम्परेचर क्या है। और उस केसिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टरबाइन को 3 कंडीशंस में डिवाइड किया गया कि हम उसे कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, वार्म स्टार्टअप कर रहे हैं या हॉट स्टार्टअप कर रहे हैं। मतलब जब टरबाइन की केसिंग का टेम्परेचर हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो टरबाइन का अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो उसे कोल्ड स्टार्टअप कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ समय के पीरियड के बाद या हमारा शटडाउन के बाद हम अपने प्लांट को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं या मेंटेनेंस के लिए हमने अपने टरबाइन को शट डाउन किया था, उसके बाद हम टरबाइन का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उस समय हमारे केसिंग का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो ऐसे स्टार्टअप को हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्टअप। अब 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हमारे टरबाइन का केसिंग का टेम्परेचर है, तो उस स्टार्टअप को हम वार्म स्टार्टअप की कंडीशन में रखेंगे। और 300 डिग्री के आगे अगर हमारा टेम्परेचर जाता है, तो हम उसे वार्म स्टार्टअप कहते हैं। अब ये जो 150 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी टरबाइन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरी होता है। इसीलिए आज हम जो जिस टरबाइन की बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा 130 टीपीएच बॉयलर और 27 मेगावाट टरबाइन की, ताकि एक हमें रेफरेंस भी मिलता रहे कि इस पर्टिकुलर टरबाइन का जब ये इस रेटिंग में है, तो उसके पैरामीटर्स की रेंज क्या-क्या होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर को। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बॉयलर के लिए हमारा वाटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बॉयलर के अंदर पानी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो वाटर वॉल्स होती हैं, इकोनोमाइज़र की ट्यूब्स होती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। उसी तरह से टरबाइन के स्टार्टअप के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा ऑयल, जिसे हम लुब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं। और टरबाइन के लिए 46 नंबर का जो हमारा ऑयल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब हमें स्टार्टअप करने से सबसे पहले हमें ऑयल को उसकी बेयरिंग्स को पहुँचाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 पंप दे रखे हैं, एमओपी, एओपी और ईओपी। एमओपी मतलब मेन ऑयल पंप, एओपी मतलब ऑक्सिलरी ऑयल पंप, ईओपी मतलब इमरजेंसी ऑयल पंप। इन तीनों का ही अपना-अपना अलग-अलग स्टार्ट प्रेमिसेस होता है, इंटरलॉकिंग्स होती हैं। तो जब हम टरबाइन को स्टार्टअप करने की बात करते हैं, तो टरबाइन को हम 8 घंटे पहले ही उसको बेयरिंग गियर पे घुमाना शुरू कर देते हैं, उसे हम ऑयल प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब मान लीजिए अब हमें ऑयल प्रोवाइड कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमओपी या एओपी, इन दोनों में से किसी एक पंप को चलाएँगे। अब एओपी तो हमारा मोटर ड्राइवन ही होता है, जो हमारा एमओपी पंप होता है। एमओपी हमारा मोटर ड्राइवन भी हो सकता है और टरबाइन ड्राइवन या मैकेनिकली ड्राइवन पंप भी हो सकता है। अब जैसे हम मान बात कर लेते हैं, यहाँ पे मोटर ड्राइवन पंप है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी का जो हमारा कंजम्पशन है, वो हमारा बढ़ जाता है। इस चीज़ को मिनिमाइज़ रखने के लिए हम एमओपी को टरबाइन के शाफ्ट से ही उसके पंप को कपल्ड कर देते हैं। जब हमारी टरबाइन नॉर्मल ऑपरेशन में होती है, तो टरबाइन के रोटेशन की वजह से हमारा जो एमओपी मैकेनिकली ड्राइवन पंप होता है, वो ल्यूब ऑयल्स को हमारे टरबाइन, जनरेटर और गियरबॉक्स की जो बेयरिंग्स होती हैं, उनमें हम लुब्रिकेशन के लिए ऑयल प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी मान लीजिए सबसे पहले हमने अपना एओपी चला लिया, जो कि हमारा मोटर ड्राइवन है। यहाँ से होता हुआ ये हमारे ऑयल कूलर में जाएगा, ऑयल कूलर से होता हुआ हमारे ये लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम या बेयरिंग ऑयल्स में पहुँच जाएगा। ये हमने यहाँ से सभी बेयरिंग ऑयल्स बना रखे हैं। जहाँ-जहाँ पे हमारे टरबाइन में या अल्टरनेटर में हम मेन ऑयल पंप के थ्रू 46 नंबर ऑयल यहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे और उसकी एक रिटर्न लाइन होगी, जो हमने यहाँ से शो की हुई है और ये रिटर्न लाइन वापस हमारे मेन ऑयल टैंक में ही आ जाएगी। अब क्या होगा, इसको चलाने के बाद हम अपना बेयरिंग गियर स्टार्ट कर देंगे। बेयरिंग गियर का जो हमारा आरपीएम होता है, वो होता है 147.2। जब हम 47 मेगावाट की बात कर रहे हैं, तो हमारा टरबाइन जो बेयरिंग गियर का जो हमारा रोटेशन है, वो 147 का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे 2 टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बियरिंग और बेयरिंग गियर। बियरिंग का मतलब होता है जो हमारे टरबाइन शाफ्ट को घुमाने के लिए, जो हेल्प करने के लिए जो हम बेयरिंग लगाते हैं,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जब हम बैरिंग गियर मोटर की बात करते हैं, ये होता है बैरिंग, BARRING। बैरिंग का मतलब होता है टर्निंग गियर, जिसकी हेल्प से हम गियर बॉक्स को घुमाएंगे और गियर बॉक्स की हेल्प से हम पूरे के पूरे टरबाइन शाफ्ट को ही रोटेट करा सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये सारा काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू ऑयल सर्कुलेशन, फ्रिक्शन और बेरिंग गियर हमारा चल रहा है, तो धीरे-धीरे जो हमारा ऑयल टेम्परेचर, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पे था, अब वो धीरे-धीरे राइज़ होके 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। तो जो ऑयल होगा, उसमें ऑयल वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मेन ऑयल टैंक है, उसके ऊपर जो प्रेशर है, वो पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा। जिसकी वजह से ऑयल सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और हमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल सिस्टम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी टरबाइन भी ट्रिप हो सकती है। और हमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल सिस्टम के लिए 2.55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का नॉर्मल हेड प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इन एयर बबल से बचने के लिए, इन वेपर बबल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेपर एक्सट्रैक्शन फैन लगा देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा एक सिंपली एक ब्लोवर टाइप का होता है, जो कि हमारा मेन ऑयल टैंक के ऊपर लगा होगा। जैसे ही हम वेपर एक्सट्रैक्टर फैन चला देंगे, तो हमारे ल्यूब ऑयल टैंक के ऊपर जो वेपर्स जनरेट हो रही है, उसे वो बाहर निकाल देगा, जिससे एक स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर हमारा मेन ऑयल टैंक को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी ऑयल वेपर की जो फॉर्मेशन हो रही थी, वो हमारी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे हमारे ऑयल सर्कुलेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, टरबाइन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हॉट वेल लेवल भी मेंटेन होना चाहिए और हमारा जो वैक्यूम है, वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, तभी हम टरबाइन को चला सकते हैं। तो अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, वो होगा हमारा कंडेंसर के लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि अभी तक तो हमारा प्लांट बंद था। तो हम क्या करेंगे, कंडेंसर में डीएम ट्रांसफर पंप के थ्रू यहाँ पे लेवल मान लीजिए हमने 50% या 60%, जो कुछ भी हमारा वर्किंग इसका लेवल है, उसको सबसे पहले हम मेंटेन कर लेंगे। फिर क्या होगा, इसके नीचे हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, सीईपी पंप लगा हुआ है। सीईपी पंप यहाँ से इस पानी को उठाएगा, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर ब्लोवर से निकालते हुए इजेक्टर को जाएगा। इजेक्टर से जब हमारा आउटपुट लाइन निकलती है, तो वो हमारी दो जगह डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारी डेरेटर में चली जाती है, दूसरा हमारे कंडेंसर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, जो कि हमारे यहाँ पर रिटर्न लाइन पे आकर हमारे कंडेंसर के लेवल को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमने डीएम ट्रांसफर से इसका मान लीजिए लेवल 60% मेंटेन कर लिया। उसके बाद जो हमारा डेरेटर वाला जो वॉल्व था, इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करके हम सीपी पंप को चला देंगे, जिससे हमारा एक क्लोज सर्किट में वाटर रन करने लगेगा। एक बार हमारा वाटर रन कर जाएगा, तो अब हमें इसके बाद इसके अंदर बनाना है वैक्यूम। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंडेंसर के अंदर जो हम वैक्यूम को बनाते हैं, उसके लिए हमें एक इजेक्टर सिस्टम चाहिए होता है और इजेक्टर सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क तभी करेगा जब हम उसे स्टीम प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टीम तो है ही नहीं। स्टीम होती तो टरबाइन रोल कर रही होती। तो स्टीम हमारी जो है इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व के इसके ऊपर हमारा एक मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व लगा होगा। जैसे ही हमारी बॉयलर से स्टीम निकलेगी, वो हमारी टरबाइन पर तक पहुंचेगी और टरबाइन से पहले हमारा एक होता है मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व, जिसे हम MSSB बोलते हैं। वहां तक हमारी स्टीम हेल्दी हो चुकी होगी। अगर बॉयलर वालों ने बोल दिया भैया स्टीम रेडी है, आप अपने टरबाइन को रोल करा सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व के बाद की जो लाइन है, वो तो ठंडी पड़ी हुई है। उससे पहले की लाइन का टेम्परेचर मान लीजिए हमारा प्लांट का वर्किंग टेम्परेचर 525 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, एक तरफ 525 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी तरफ हमारा होगा 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी एक बाईपास लाइन होती है, उस बाईपास लाइन को खोलेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम जो मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व के बाद की जो लाइन है और ESV से पहले, इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व से पहले, उसका हम एक ड्रेन वॉल्व खोल देंगे, ताकि उसके अंदर कोई भी NCG गैसेस हैं, नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं, या किसी तरीके से कोई कंडेंसेशन हो रखा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसका ड्रेन वॉल्व खोल देंगे। ड्रेन वॉल्व खोलने के बाद हम हमारा जो मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व का जो बाईपास लाइन होगी, उसको क्रैक करेंगे। जब हम उस वॉल्व को खोल देंगे, तो हमारी जो लाइन है, वो हमारी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हमारी एक लाइन चार्ज हो जाएगी, उसके बाद हम उसका ड्रेन वॉल्व बंद करेंगे और मेन स्टीम स्टॉप वॉल्व को ओपन करके चार्जिंग वॉल्व को हम बंद कर देंगे। तो हमारी जो स्टीम होगी, वो इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व के ऊपर तक पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ पर जो स्टीम आई है,
मान लीजिए 27 मेगावाट के केस में हमारा वर्किंग प्रेशर है 127 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 548 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। तो वो हम डायरेक्ट इजेक्टर को तो दे नहीं सकते क्योंकि इजेक्टर की रेटिंग तो हमारी 10 केजी के लिए है। तो यहाँ से हम एक दूसरी लाइन, मतलब जो हमारा मान लीजिए यहाँ से हमारी मेन स्टीम स्टॉप वॉल है, इससे हमारी एक लाइन जा रही है टरबाइन के लिए और दूसरी लाइन हम पीआरडीएस के लिए निकाल देंगे। अब ये आ गया हमारा पीआरडीएस, ये पीसीवी वॉल यहाँ से जो हमारी स्टीम आएगी प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल पे आएगी, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल वॉल पे पहुंचेगी। उसका जो आउटलेट निकलेगा हमारा वो होगा हमारा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का और जिसका टेम्परेचर होगा 383 या 385 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब जो पीआरडीएस का जो आउटलेट होगा, यहाँ पे मैं इजेक्टर लिख देता हूं। और हाँ दोस्तों, जब हम पीआरडीएस में स्टीम को लेंगे तो सेम वही प्रोसीजर रखेंगे, पीआरडीएस की लाइनों को भी चार्ज करना होगा। सिर्फ पीआरडीएस को ही नहीं, प्लांट की किसी भी लाइन को चार्ज करने के लिए पहले हम बाईपास लाइन खोलते हैं। अगर कहीं पे बाईपास लाइन का प्रोविजन नहीं है तो हमारा जो मेन वॉल है उसको थोड़ा सा 5-10% क्रैक करेंगे। आफ्टर लाइन के जितने भी ड्रेन होंगे उन्हें ओपन कर देंगे। जब हमारी लाइन चार्ज हो जाएगी उसके बाद हम लाइन को पूरा खोलेंगे। अदरवाइज टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से काफी ज्यादा हैमरिंग होगी जिससे हमारी लाइन भी टूट सकती है और हैजार्ड्स की कंडीशन बन सकती है। तो स्टीम के केस में, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में, किसी भी लाइन में अगर हमें स्टीम को देना है तो सबसे पहले उस लाइन को चार्ज करना पड़ेगा। लाइन को चार्ज करने का मतलब होता है उसे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाना, और जब हमारा टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाएगा उसके बाद हम मेन स्टीम को ओपन कर सकते हैं जिससे हमारी हैमरिंग की, हंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से हम पहले पीआरडीएस को चार्ज करेंगे। पीआरडीएस को चार्ज करने के बाद उसका जो हमारा आउटलेट स्टीम निकलेगी उसको हम दो लाइनों में डिवाइड कर देंगे। एक लाइन तो हमारी इजेक्टर के लिए चली जाएगी, दूसरी लाइन होगी हमारी टरबाइन के ग्लैंड को सील करने के लिए यूज हो जाती है। अब हमें बात कर लेते हैं टरबाइन ग्लैंड्स को सील क्यों करना है। क्योंकि हमारी टरबाइन जब हमारी रोल करती है तो उसके सील से हमारी कुछ ना कुछ स्टीम जो है वो लीकेज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंडेंसर के अंदर जो हमने वैक्यूम बना रखा है वो भी हमारा ड्रॉप होने लगता है और टरबाइन हमारी ट्रिप हो जाती है। इसीलिए जब हम बात करते हैं बैक प्रेशर टरबाइन की, बैक प्रेशर टरबाइन में हम ग्लैंड को सील नहीं करते क्योंकि वहां पे हम वैक्यूम ही नहीं बना रहे हैं। वैक्यूम हम सिर्फ बैक प्रेशर कम कंडेंसिंग टरबाइन हो या प्योर कंडेंसिंग टरबाइन हो, उसी केस में हम कंडेंसर में वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पीआरडीएस का जो आउटलेट निकलेगा, अब हमारा टारगेट है कि कंडेंसर के अंदर हमें वैक्यूम को क्रिएट करना है। तो यहाँ से पीआरडीएस की लाइन हमारी इजेक्टर में आई। अब जब हमारे इजेक्टर में लाइन आएगी तो हम इजेक्टर को सबसे पहले हॉगर मोड में लेंगे। और इजेक्टर का हॉगर मोड क्या है, मेन मोड क्या है, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे जब हम इजेक्टर की वीडियो पे बात करेंगे। उसी तरीके से मेन ऑयल पंप और जो हमारा मेन ऑयल टैंक है, इसमें क्या क्या इंटरलॉकिंग्स होती हैं, किस किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारा कुछ हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इनकी मेन वीडियो पे आएंगे। अभी हम सिर्फ टरबाइन का स्टार्टअप प्रोसीजर समझ रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही पीआरडीएस की स्टीम जो कि 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है वो इजेक्टर के अंदर एंटर करेगी, तो हम क्या करेंगे, इजेक्टर का जो हमारा हॉगर मोड है, हॉगर वाली जो लाइन है उसका पहले तो स्टीम लाइन, स्टीम वॉल ओपन कर देंगे। एक बार स्टीम वॉल ओपन हो जाएगा उसके बाद हम इजेक्टर में एक हमारा एयर लाइन की, मतलब पाइप लगा होता है जो कि हमारा डायरेक्ट कंडेंसर से जुड़ा होता है, हम उसको भी ओपन कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारे कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंडेंसर के अंदर हमारा -0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ जाएगा, मींस 0.2 केजी का हम कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पीआरडीएस से जो लाइन निकली हुई है इसके आगे यहाँ पर एक और कंट्रोल वॉल लगा होता है जो कि हमारी 10 केजी स्टीम को 0.1 केजी स्टीम में कन्वर्ट करेगा और हमारी टरबाइन ग्लैंड्स को सील कर देगा, जिससे यहाँ से किसी भी तरीके का कोई भी पासिंग नहीं होगी और हमारे कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही कंडेंसर के अंदर हमारा हाफ वैक्यूम बन जाएगा, आधा वैक्यूम बन जाएगा, तो हम इसे हॉगर मोड से हटाकर इजेक्टर मोड में ले सकते हैं। अदरवाइज जब हमारी टरबाइन प्रॉपर तरीके से रोल कर जाए तब भी हम हॉगर मोड को हटा के इजेक्टर मोड में उसे ला सकते हैं। अब मान लीजिए हम टरबाइन के रोलिंग प्रोसीजर से पहले ही उसे इजेक्टर मोड में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इजेक्टर की जो स्टीम लाइन का वॉल है पहले उसे खोलेंगे।
सेकंड नंबर पे जो उसकी एयर की जो लाइन है, जो कि हमारी कंडेंसर से जुड़ी होगी, उसको खोल देंगे। उसके बाद हम हॉगर मोड वाली जो लाइन है, एयर लाइन, उसको बंद करेंगे। उसके बाद जो हॉगर वाली स्टीम लाइन है, उसको स्लोली स्लोली बंद करते रहेंगे। और साथ में ये सारी प्रोसीजर करते हुए हमें इस बात पे भी फोकस रखना है कि हमारे कंडेंसर के अंदर जो हम वैक्यूम क्रिएशन कर रहे हैं, उस पे कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। अगर वो हमारा डाउन जा रहा है तो हम उसे उस हिसाब से उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे हम कंडेंसर के अंदर वैक्यूम प्रॉपर तरीके से बना सकें। अब मान लीजिए हमारे कंडेंसर के अंदर पूरी तरीके से वैक्यूम भी बन चुका है, हमने ऑयल प्रोवाइड भी करा दिया। अभी हम बात कर लेते हैं जो पीआरडीएस से जिससे हम ग्लैंड सील कर रहे थे। जब हमारी टरबाइन नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाती है तो हम ग्लैंड सील, जो हमारी टरबाइन की फर्स्ट स्टेज से जो लीकेज स्टीम होती है, उसका प्रेशर होता है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 385 या 395 के अराउंड हमारा चलता है। तो उसी लीकेज स्टीम से ही हम टरबाइन के ग्लैंड्स को सील कर देते हैं और इस पीआरडीएस की लाइन को क्लोज कर देते हैं। अब हम टरबाइन रोलिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, जो हमारा वैक्यूम ब्रेकर वॉल्व है वो क्लोज होना चाहिए। अगर वो ओपन होगा तो वैक्यूम ही नहीं बन पाएगा, हमारी टरबाइन चल नहीं पाएगी। अब इन सभी प्रोसीजर के साथ साथ हमारी टरबाइन का जो ऑयल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज करता रहेगा। अब हमें उस टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करना है। कंडेंसर में जो हमारी कॉइल्स लगी हुई हैं जिसमें हमारा कोल्ड वाटर ट्रेवल करेगा, उसको भी हमें वाटर प्रोवाइड कराना होगा ताकि हम स्टीम को कंडेंस कर पाए। मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अब हमें चाहिए होगा कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, जो कि हमारा कहाँ से आएगा, कूलिंग टावर से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलिंग टावर का जो सीटी फैन होता है उसको स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के बाद वहां पे हमारा होता है कूलिंग वाटर पंप, मेन कूलिंग वाटर पंप एमसीडब्ल्यू, और ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर एसीडब्ल्यू। जो एमसीडब्ल्यू पंप होता है वो हमारे बेसिकली कंडेंसर्स में ही ज्यादातर हम यूज करते हैं, और जो एसीडब्ल्यू पंप होता है वो हम, जो हमारा बॉयलर फीड पंप होता है उसकी कूलिंग के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ जो हम ऑयल पंप में जो ऑयल कूलर लगा रखे हैं, ऑयल कूलर एंड फिल्टर, यहाँ पर हम ऑयल को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी को ही प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद ग्लैंड स्टीम कंडेंसर ब्लोवर में जो हमारी टरबाइन की लीकेज स्टीम कलेक्ट करते हैं, वहां पर भी हम उस स्टीम को पानी में कन्वर्ट करने के लिए कोल्ड वाटर चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ कोल्ड वाटर हमारा एमसीडब्ल्यूपी, मेन कूलिंग वाटर पंप या ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप के थ्रू हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमने अपने टरबाइन को ल्यूब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करा लिया, कंडेंसर में वैक्यूम बना लिया, ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमने कूलिंग पंप को भी चलाकर यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करा दिया। हमारा जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी हम मेंटेन रख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी टरबाइन को रोलिंग कराने के लिए। अब हमारी स्टीम कहाँ तक आ चुकी थी, इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व तक। इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व और हमारा जो एचपी एक्चुएटर, एलपी एक्चुएटर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो ऑयल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम कंट्रोल ऑयल। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ऑयल प्रेशर होता है वो नॉर्मल हेडर प्रेशर पे 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में हम कंट्रोल ऑयल से इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व और एक्चुएटर को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम इसे, इसका जो रोलिंग प्रोसीजर है वो हम अपने दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।